नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज धामी कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। दोपहर 1 बजे राज्य सचिवालय में बैठक का किया जाएगा आयोजन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल भी होंगे। दोपहर 1 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान तमाम विषयों पर चर्चा भी होगी और ये बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव जो हैं उन पर भी मोहर लग सकती है। कुछ अहम मुद्दों पर मोहर इस दौरान लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जो कि काफ़ी खास मानी जा रही है और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर भी लगेगी। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होंगे। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जो कि काफ़ी खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस दौरान कयासे भी लगाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और वन से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। कई कार्यों पर मोहर इस दौरान लग सकती है। तो दोपहर 1 बजे राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की चर्चा बताई जा रही है इस कैबिनेट में होगी? देखिए विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है। सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मंत्री अपने विभागों के प्रस्ताव वहां पर पेश करेंगे और माना जा रहा है कि चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, उनको जो है वन विभाग से जुड़े भी कई प्रस्ताव वहां पर आ सकते हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो जिस तरह से नर्सिंग विभाग अगर देखा जाए तो वहां पर नर्सिंग के जिस तरह से अभ्यर्थी जो है लगातार धरने पर बैठे हैं, तो हो सकता है उससे जुड़ा भी कोई प्रस्ताव वहां पर पेश किया जा सके। जिस तरह से लंबा वक्त हो चुका है, वो लगातार धरना प्रदर्शन पर है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे संबंधित भी वहां पर जो है प्रस्ताव पेश हो सकता है। इससे अलग वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग से भी वहां पर प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इसके साथ साथ जो है आंगनबाड़ी विभाग की बात करें तो वहां से भी जो है उसको लेकर के प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। यानी कि आज जो है अहम बैठक की मानी जा रही है। उसमें देखना होगा कि जब 1 बजे बैठक शुरू होगी, उसमें किस तरह से मंत्री अपने विभागों से प्रस्ताव पेश करते हैं और किस तरह पर मोहर लगती है और क्या कुछ जो खाली पड़े पद हैं उन पर सर्जन के लिए भी क्या प्रस्ताव लाया जाता है, उनको भी पद को भरने के लिए जो है वहां पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो है अहम बैठक की आज मानी जा रही है। जी। और ऐसे में योगेश, क्योंकि लगातार जो ये बैठकें हो रही हैं, क्योंकि हर हफ्ते देखा जाता है कि कैबिनेट की बैठक भी होती है, किस तरह के अहम जो प्रस्ताव हैं इस दौरान निकल करके आते हैं और राज्य हित में कौन से खास ऐसे प्रस्ताव हैं जो होने चाहिए और जो होने के कगार पर भी हैं और जिनके लिए बैठकें होती हैं? देखिए विशाल, क्योंकि अगर हम समझें तो हर हफ्ते जो है बैठक लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही है। कैबिनेट बैठक जो है हर हफ्ते बुलाई जा रही है और उनका प्रयास रहता है कि जो लाभ है वो जनता को सीधे तौर पर मिल सके। खाली पड़े पद हों तो उनको सर्जित करने, क्योंकि विभागों में देखा जाए तो काफी ऐसे पद हैं जिनको भरा जा सकता है, उनके लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है। उसको भी भरने का प्रस्ताव पर मोहर लगती है और फिर उसके बाद उनको भरने का प्रयास होता है। तो अपने अपने विभागों को लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो अब कहीं ना कहीं वहां पर दी जाएंगी। उसके बाद जो है देखना होगा कि किन किन जो विभाग हैं वहां से किस तरह के अहम प्रस्ताव लाए जाते हैं, क्योंकि तमाम विभागों की अगर हम बात करें तो तमाम, चाहे आंगनबाड़ी महिलाओं की बात की जाए तो जिस तरह से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से वो धरना कर रही है, तो उस पर भी जो है तो फैसला लिया जा सकता है। उधर दूसरी ओर नर्सिंग विभाग के भी जो है अभ्यर्थी वहां पर है, तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से इनको पद को सर्जित करने की बात हो, इन पर जो है फैसला लेने की बात हो, तो उस पर फैसला लिया जा सकता है और ये अहम जो है कहीं ना कहीं मुद्दे हैं। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम रहेगा खराब। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार। कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी जारी। तेज हवाओं और इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी भी संभव बताई जा रही है। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम विक्षोभ से उत्तराखंड में मौसम स्थिर भी बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार भी इस दौरान जताए गए हैं। तेज हवाओं के साथ बिजली चमकना, ओलावृष्टि, इन सब को लेकर भी आशंका जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि बारिश बर्फबारी का कहर भी जारी है, ऐसे में किसानों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी किस तरह की खबर है सामने कि क्या कुछ मौसम अभी आने वाले समय में रहने वाला है? विशाल, देखिए, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावनाएं जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई हैं। पर्वतीय जिलों की अगर बात की जाए तो बारिश और बर्फबारी के आसार जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इससे पहले मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया था हरिद्वार और उधम सिंह नगर, 2 जनपदों को छोड़कर। और ऐसे में तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है कि तेज जो हवाएं हैं वो 30 से 40 प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो देखने को मिलेंगी और इसमें जो है ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके पहले भी जिस तरह से ओलावृष्टि हुई उससे मौसम परिवर्तित होता हुआ नजर आया। 2 दिन की अगर बात करें तो जिस तरह से कुछ जगह पर बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं जो है मौसम में जो है राहत मिलने का काम मिला है, गर्मी से लोगों को निजात मिली है। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक मौसम जो है वो खराब रहेगा, उससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 4200 मीटर तक की बात की जाए तो अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी संभव जो है बताई जा रही है। उत्तरकाशी से तक जो है बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और क्योंकि एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते औसत अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में मौसम जो है स्थिर रहेगा और इसमें कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने कहा कि चारधाम यात्रा है, तो चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री को लगातार साइन बोर्ड के माध्यम से भी अवेयरनेस किया जा रहा है, लगातार जो है अनाउंस के माध्यम से भी अवेयरनेस किया जा रहा है कि मौसम के परिवर्तित होने के दौरान जो है थोड़ी सावधानियां जरूर बरतें। जो नियम जो है सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा वहां पर अवेयरनेस के तौर पर बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में किस तरह का अभी अनुमान है योगेश? और क्योंकि अगर ज़्यादा माहौल ख़राब होता है तो लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। प्रशासन कितना एक्टिव है इन सब चीज़ों को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है, क्योंकि बरसात अगर होगी, ज्यादा बरसात में जो है इस तरह की घटनाएं जो है देखने को मिलती है और उसी के चलते जो है एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उन तमाम जो पुलिस है उनको जो है एक्टिवेट किया गया है। और इसके साथ साथ जहां पर पहले से इस तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं वहां पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं जो आ रहे हैं यात्रा पर, उनको पहले से ही पता रहे कि ये इलाका किस तरह का रहने वाला है, यहाँ पर बरसात के दौरान किस तरह के खतरे जो है वो सामने आते हैं। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर जो है पुलिस एक्टिव की गई है और लगातार जिस तरह से अभी हल्की हल्की बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिली है, उसके बाद से जिस तरह 24 घंटे का मौसम खराब रहने वाला है उसमें जो है एहतियात बरतने की आवश्यकता है और प्रशासन जो है उसी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को एक्टिवेट किया है और लगातार अनाउंस जो है वो उनकी तरफ से जारी है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां नर्सिंग अभ्यर्थियों के समर्थन में चल रहे आंदोलन के दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। इस घटना से प्रदर्शन स्थल पर हड़कंप भी मच गया। अन्य अभ्यर्थी भी पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। परेड ग्राउंड पर नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना कई महीनों से चल रहा है और अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपनी मांगों पर सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सरकार ने इनको रोका, सरकार ने इनसे बातचीत करी, कोई हल नहीं निकला, इनके लिए कुछ नहीं किया गया। और आज ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इतनी तानाशाही दिखा रहे हैं, इतना घमंड दिखा रहे हैं। मेरी एक एक माता, एक एक भाई, एक जोनसार बाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति नागथांत खत बहलाद 33वें सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह 2026 का आयोजन करने जा रही है।
मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेल और संस्कृति से जोड़ना है। इस बार बेहलाड कबड्डी लीग को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे उत्तराखंड के खिलाड़ी भाग लेंगे। साथ ही महिलाओं का रासो नृत्य, पुरुषों की जंगबाजी समेत कई प्रतियोगिता भी इस दौरान आयोजित की जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि केवल खेल कूद तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की जो वैभवशाली परंपरा रही है उसको भी आगे लाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसे चौहान साहब ने कहा है कि महिलाओं के लिए झेंटा, रासो और पुरुष वर्ग के लिए जंगाबाजी, ये हमारे जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, ये इसके ना तो नाम जानते हैं और ना इसको एक तरह से नाचना जानते हैं। तो वो देखेंगे और सीखेंगे। और खत बेलाड़ ने तो बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्मी गायक वगैरह दिए हैं, तो वो सब बच्चे इनसे सब सीखेंगे। का जो उद्देश्य रहता है हमारा, हर वर्ष हम लोग जो प्रतिभाएं नई नई खेल कूद के क्षेत्र में वो आगे आए, उनके लिए हम लोग ये आयोजन रखते हैं। हमारा जो खत बेहलाड़ एक 15 गांव की जो एक हमारी पूरी खत है, तो उसके द्वारा हर बार हम लोग खेलकूद रखते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा हटके खेलकूद की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें कि उत्तराखंड लेवल से जो हमारा जो लीग करवाया जाएगा कबड्डी का, उसमें पूरा उत्तराखंड से और जौनसार बावर से जो लड़के आने हैं, उनको एक अलग अलग समूह में 16 टीमें बनेगी और उनका एक लीग करवाया जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि पहले हम लोग ओपन कबड्डी रखते थे, लेकिन बाहर से दिल्ली जो अच्छे अच्छे खेलने वाले तो सब इनाम ले जाते थे, और उनके आगे जो हमारे युवा ऐसे जो सीखने वाले तो टीम भी नहीं बना पाते थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ हटके करना चाहिए। हमने गुरुजीन का, गुड़िया सभी का एक सहमति बनाई। तो इस बार जो उत्तराखंड लेवल की हम लीग रख रहे हैं, वो एक हटके आयोजन मिलेगा आपको देखने को सभी को। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र कृष्णापुर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग को सीसी मार्ग की मरम्मत और बोर्डर के रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। बता दें कि 4 मई की शाम कृष्णापुर क्षेत्र में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिर गए थे। गनीमत रही कि बोल्डर सड़क पर खड़ी कार पर गिरा और वहीं रुक गया, जिससे नीचे बने आवास भी बच गए। वहीं निरीक्षण के दौरान मौजूदा स्थानीय लोगों ने आयुक्त को क्षेत्र की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया है। दीपक रावत ने बताया कि उन्होंने सिंचाई विभाग को बोल्डर को तोड़कर सड़क से हटाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पहाड़ी से पत्थर को गिरने से रोकने के लिए भी कार्य करने के लिए विभाग को कहा है। कृष्णापुर में आए हैं, इसमें इमीडिएट समस्या तो इसी की है कि जो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बोल्डर बहुत दिनों से अटका हुआ था, डेंजरस था, उसमें पूर्व में भी पत्राचार आपकी ओर से किया गया था, तो डिपार्टमेंट ने उसकी रोकथाम के लिए एक जाल वहाँ पे लगा दिया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहा और उस जाल को तोड़ते हुए वो बोल्डर नीचे गिर गया। उसने कार को भी क्षतिग्रस्त किया, एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया है और खुशकिस्मती रही कि इसमें कोई जान नहीं गई, अदरवाइज इसमें कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो पहली डिमांड तो यहाँ पे यही है कि अब जो वो बचा हुआ बोल्डर है उसको सेफली वहाँ से कैसे हटाया जाए। पहले ये बात हो रही थी कि उसी पे कुछ प्रोटेक्शन वर्क करके उस स्टेबलाइज कर दिया जाए, पर अभी मौके पे देख के लग रहा है कि शायद ये मुझे लगता है सूटेबल नहीं होगा, और सूटेबल यही होगा कि इसको किसी तरीके से हटाएं। नैनीताल के शेरवानी क्षेत्र में लैंडस्लाइड से बचाव के लिए 1987 में बनी सुरक्षा दीवार को बिना अनुमति तोड़कर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। एसडीएम नवाजिश खलीक ने मौके पर पहुंचकर पीडब्ल्यूडी और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि बिना नक्शा स्वीकृत और किसी अनुमति के सुरक्षा दीवार हटाकर अप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है। एसडीएम ने संबंधित व्यक्ति को तत्काल सुरक्षा दीवार को पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राधिकरण को बिना अनुमति निर्माण करने पर चालान काटने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रभावित व्यक्ति के दीवार दोबारा बनाने का आश्वासन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। प्रोटेक्शन वॉल हिमालय दर्शन वाली रोड पर किया गया है काफ़ी समय पूर्व 87 में। कल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी जिसमें ये अवगत कराया जा रहा था कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वॉल है उसको हटाया गया है। तो उस संबंध में मेरे द्वारा आज एक्सीएन पीडब्ल्यूडी प्राधिकरण और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ मौके पर निरीक्षण किया गया है। तो पाया गया है कि एक प्राइवेट व्यक्ति की लैंड है, यहाँ पर प्राइवेट लैंड है उनकी। उन्होंने अपनी लैंड पर जाने के लिए वो एक अप्रोच मार्ग बनाया था, जिस कारण से उन्होंने वो सुरक्षा दीवार हटाई थी।
लेकिन उनके द्वारा कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है, ना ही वो जो अपना रिटेनिंग वॉल या अपना बाकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी कोई परमिशन विधिवत ली गई है। उनके द्वारा वो प्रोटेक्शन वॉल जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है उसको हटा दिया गया है। तो इस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसको प्रोटेक्शन वॉल को लगाएं। प्राधिकरण के द्वारा जो उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है उस पर परमिशन ना होने के कारण से उसका चालान करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि आज शाम तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और इस संबंध में एक्सएन पीडब्ल्यूडी साहब से भी कहा गया है कि इस दीवार को एज इट इज़ जैसी कंडीशन थी वैसी ही बनाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नैनीताल के खुरपाताल स्थित डायनेस्टी होटल को सील कर दिया है। होटल के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को मानकों के अनुसार संचालित न करने पर पीसीबी ने होटल का बिजली कनेक्शन और मुख्य गेट सील कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी हैं। विभागीय टीम के मौके पर पहुंचने के दौरान होटल प्रबंधन के साथ तीखी बहस भी हुई। होटल प्रबंधन ने पीसीबी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मार्च 2025 से मई 2026 तक कोई नियमित पत्राचार भी नहीं हुआ है। कमर्शियल एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर चुके हैं, बट हमारा कुछ स्टाफ यहाँ पे रहता है और कुछ और लोग हैं जिनके फ्लैट हैं यहाँ पे, वो रहते हैं। तो हम सिंपल सा ये बोल रहे हैं कि पहले तो यही बात है कि भाई हमको पत्राचार ही नहीं मिला, कोई हमसे अगर त्रुटि हो रही है तो उसको ठीक करने का मौका ही नहीं दिया गया, तो हम उसको ठीक कराते क्योंकि हमें तो काम करना है। अब अगर हमको वो ही नहीं मिला और हमको पता ही नहीं है कि ठीक कराना है तो हम कैसे ठीक, क्योंकि ये चीज़ कोई विजुअली देख के नहीं बता सकता, उसकी टेस्ट रिपोर्ट होती है और वो टेस्ट रिपोर्ट अगर इनको मिली थी, वो गड़बड़ थी, तो वो भी ये शेयर कर सकते थे हमारे साथ में। तो ना वो हुआ, तो मार्च 2025 से लेकर बीच में कोई हमारे को पत्राचार नहीं मिला है। सीधा हमको मई 7 को मिला है, वो भी इन्होंने कोई 28 तारीख का उसके अंदर साइज सिग्नेचर है, हमको 7 तारीख को बाय हैंड देने आए हैं और उसको क्लोजर करने को बोला। खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां दिन दहाड़े नालियों में सीवर बहने से क्षेत्र में बदबू का कहर और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डिग्री कॉलेज सड़क से राय चक्की जाने वाली सड़क पर कुछ लोग खुलेआम पालिका की नालियों में सीवर बहा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने इसकी निंदा करते हुए नगर पालिका लोहाघाट से सीवर बहाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि नाली के पास हैंडपंप और पेयजल पाइपलाइन भी है, जिससे जल प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है। नगर में ये जो व्यवस्था है शिविर की, ये बहुत ख़राब है। आए दिन ये यहाँ पर ये कांड होते रहते हैं और हमारा ये डिग्री कॉलेज वाली रोड में आए दिन शिविर बहता रहता है। इसमें न पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है और न कोई वहाँ देखने वाला आता है और डायरेक्ट पाइप इनके नालियों में है, जिससे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही है और कॉलेज मार्ग होने से छात्र छात्राएं वहाँ पर परेशान होती है और बीमारी फैलने का खतरा है। और इसमें जो नगर पालिका है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करे, जबकि नगर पालिका की इसमें जिम्मेदारी है कि उन्हें इसमें ध्यान देना चाहिए। ये एक सामाजिक मामला है और इससे वातावरण दूषित हो रहा है, आबोहवा खराब हो रही है और हम चाहते हैं कि नगर पालिका इसमें ध्यान दे। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उसके संबंध में पालिका के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही ऐसी कोई सूचना हमें मिलती है हम त्वरित प्रभाव से वहाँ जो है अपनी टीम या मैं खुद भी मौके पर जाता हूँ और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी की गई है, आगे भी की जाएगी और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपना सेप्टिक टैंक निर्माण करें और जो भी जैसे आपका सेप्टिक टैंक भर जाता है तो उसके लिए पालिका द्वारा व्यवस्था की जा गई है कि एक सीवर सक्शन मशीन पालिका के पास है। पालिका को एप्लीकेशन आती है तो पालिका उसके उस सेप्टिक टैंक के जो है निस्तारण सफाई के लिए अपना टैंक भेजेगी, जिससे कि उस टैंक की सफाई की जा सके और लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड की औद्योगिक नगरी पंतनगर की टीवीएस चक्रा में काम करने वाले कर्मचारियों ने कंपनी प्रशासन पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रुद्रपुर के गांधी पार्क में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद मजदूर उप श्रम अधिकारी के कार्यालय पर पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों को बातचीत कर श्रम विभाग के अधिकारियों ने कंपनी को श्रम कानूनों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
झटका ये प्रदर्शन है कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने लागू किया था कि सैलरी सबकी बढ़ा दी गई थी, लेकिन हमारे कंपनी में उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी और 12 घंटा ड्यूटी लगातार कराई जाती है, महीनों के 300 दिन। तो ना ही ओवर टाइम का डबल भुगतान होता है, सिंगल ओवर टाइम मिलता है। हम कंपनी प्रबंधक और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें ओवर टाइम का डबल भुगतान हो और जो राज्य सरकार ने नियम बनाया है स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। मशीन चलाते हैं 12-12 घंटा, पैसा आ रहा है हेल्पर का। इतनी गर्मी है, उसमें कूलिंग टायर ट्यूब बन रहा है, कार में सब अंदर आ रही है, पैसा मिल रहा है हेल्पर का। क्या करा, एक दिन हम वापस हो गए, दूसरे दिन पंच बंद कर दिया, हमारा नई ज्वाइनिंग कर दी। पहले हमारा नाम था, स्क्रीन में हेल्पर में डाल दिया। जिस पर इनकी वार्ता कराई गई, मैनेजमेंट को बुलाया गया। वार्ता के बाद इनके 8-9 बिंदुओं पर लगभग सहमति बन गई है। एक बिंदु है जिस पर मैनेजमेंट ने उच्च स्तर से वार्ता के बाद अवगत कराने के लिए कहा है। अभी वर्कर अपने काम पर वापस चले गए हैं और शांति है। अभी सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन रिवाइज किया गया है, उस न्यूनतम वेतन को लागू कराए जाने के लिए कल एक मीटिंग कराई गई थी, जिसमें संविदाकार थे और उससे पहले एक सेवा आयोजक के जो प्रतिनिधि हैं, एचआर या प्लांट हेड, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उसका पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा और जो नहीं करेगा फिर अभी हम इस महीने के अंत तक एक अभियान के तहत उसको लागू कराएंगे। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर मंगलौर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। बता दें कि मंगलौर के मुंडलाना गांव के निवासी के साथ भी 70,000 की ठगी की गई थी। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए युवक से विभिन्न बैंकों और के 12 एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद की गई है। विकासनगर बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ झपटा मारी की घटना सामने आई है, जहां बाजार चौकी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना बीते मंगलवार की है, जब लक्ष्मणपुर निवासी सरदार सिंह तोमर बाजार में खरीदारी करने पहुंचे थे। इसी दौरान हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास एक युवक ने उनकी जेब से नकदी पर झपट्टा मारकर चोरी कर ली। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी बाजार उप निरीक्षक अर्जुन सिंह गोसाई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी युवक को धर दबोचा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।